एवरीवन, स्वागत है आप सबका हर्ष सर की वापस से एक और क्लास में। दोस्तों, अभी तक पुराने वाले टॉपिक में हम लोग बहुत कुछ चीज़ पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने देखा कि एग्जैक्टली जो चैप्टर अभी हमारे पास है जिसका नाम है पुष्पी पादपों की भारी संरचना, तो आखिर भारी रूप से कौन कौन सी संरचना पुष्पी पादपों में पाई जाती है, हमने इस पूरे प्रोसेस के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और समझा है। हम लोगों ने देखा कि आखिर पादप के अंदर किस तरीके से तने की संरचना मिलती है, जड़ की संरचना मिलती है, और एक चीज़ तो अभी हम भूल नहीं सकते जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आखिर पत्ती की, लीफ की संरचना कैसी होती है। दोस्तों, पत्ती के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी हम हमारे पुराने लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। मगर अभी भी मैंने आपसे बोला था कि जो लीफ है वो थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक जिसमें संरचना के हिसाब से, उसके बाद उसकी भारी शिराओं के हिसाब से आप इसको अलग अलग भागों में बांट सकते हो। तो जितना ज़्यादा क्लासिफिकेशन होगा उतना ही ज़्यादा चीज़ें डिटेल में आएंगी, तो वर्गीकरण हम करते रहेंगे तो उतना ही मज़ा आता रहेगा। देखो, एक बात तो दिमाग में हमेशा आती है, वो बात ये होती है कि सर आखिर इस वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों है, सर आखिर आपने जो ऐसा वर्गीकरण करवाया आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, प्रकृति के ऊपर बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो विभिन्नताएं दर्शाती हैं, अलग अलग होती है। मतलब ये आप मान सकते हैं कि प्रकृति के अंदर अगर हम पेड़ पौधों की बात भी करें तो इसकी कई हजारों लाखों किस्में उपस्थित है। हम लोग आजकल इधर उधर देखते हैं, मगर आप लोगों को पता होना चाहिए अभी प्रकृति में, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अभी इंसान गया ही नहीं है। भाई, इंसान की प्रेजेंस ही नहीं हुई वहाँ पे, और जब अगर इंसान नहीं गया वहाँ पे तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि अभी भी हो सकता है ऐसा बहुत कुछ जो अभी तक हमने खोजा नहीं हो, और जो चीज़ हमने खोजी नहीं है धीरे धीरे करके मिल ही जाएगी। वो बात क्लियर है यहाँ तक। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है संरचना के आधार पर जो पर्ण होती है वो कितने प्रकार की होती है। सो हमारा जो टॉपिक है वो है संरचना के आधार पर पर्ण। तो दोस्तों, हमें ये वाला टॉपिक डिस्कस करना है कि संरचना के आधार पर जो पर्ण होती है वो कितने प्रकार की होती है। अब देखो, इसको पढ़ने के दो तरीके, एक तरीका तो वो कि आप लोग क्लासिफिकेशन करते जाओ, बढ़िया तरीका। एक तरीका ये कि पैराग्राफ से पैराग्राफ लिखते जाओ, इतना मज़ा नहीं आएगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा तरीका यूज़ में लें जिसमें एक टेबल के माध्यम में या फिर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, अब हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। दोस्तों, संरचना के आधार पर हम दो प्रकार की पत्ती में इसको विभक्त करते हैं। दोस्तों, एक तो होती है सरल पत्ती या सरल पर्ण, और दूसरी जो पर्ण होती है वो कौन सी होती है, बिल्कुल सही समझे आप, दूसरी जो पर्ण है उसका नाम है जटिल पर्ण। तो दोस्तों, दो प्रकार की पर्ण हो गई, एक पर्ण हो गई सरल पर्ण, सिंपल लीफ, दूसरी हो गई जटिल पर्ण, मतलब कंपाउंड लीफ। तो दिस इज द सिंपल लीफ और दूसरी वाली कौन सी हो गई, कंपाउंड लीफ। तो दो प्रकार की पर्ण क्लियर है, सिंपल पर्ण और कंपाउंड पर्ण। अभी देखो, इसको समझने की कोशिश अभी मत करो, क्योंकि मैं जब इसके वर्गीकरण बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस पर्ण को आपने सरल पर्ण बोला है और किस पर्ण को आपने जटिल पर्ण बोला है। तो इसको ऐसे कर दो, और दूसरी हो गई कौन सी, जटिल पर्ण। चले भाई आगे। दोस्तों, अगर मैं सिंपल पर्ण की बात करूं तो यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या होगी, जो पर्ण फलक होगा वो होगा संपूर्ण। मतलब जो पर्ण फलक है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आपको कहीं से भी वो कटा फटा मिले तो भी जो कटान है ना वो मध्य शिरा तक नहीं जाएंगे।
यदि कटा फटा भी हो तो कटान मध्य शिरा तक नहीं जाते। आपने देखा पीपल, बरगद, सरसों, गुड़हल, ये सब इसी के उदाहरण हैं। तो नीचे लिख लीजिएगा उदाहरण, पीपल, बरगद, गुड़हल और सरसों। दोस्तों बात थोड़ी सी समझ में आई कि आखिर सरलपण क्या है। सरलपण का मतलब है जो कटान है ना वो मध्य शिरा तक नहीं जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए ऐसे मैं कोई पर्ण बना रहा हूँ, ऐसे मान लो, तो दोस्तों आपको पता है ये है कटान। अब देखो ये कटान जो मध्य शिरा आएगी ना ये इस तक नहीं पहुँच रहे, और अगर कटान मध्य शिरा तक नहीं पहुँचेंगे तो ऐसी पर्ण को हम कौन सी पर्ण बोलेंगे? सिंपल पर्ण या फिर सरल पर्ण। तो सभी दोस्तों को क्लियर है सरल पर्ण क्या होती है? ऐसी पर्ण होती है जिसके अंदर जो कटान होता है वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल भी नहीं। बात क्लियर? चलें आगे। अगली चीज है जटिल पर्ण। इसमें जो पर्णफलक है वो संपूर्ण नहीं होगा, संपूर्ण नहीं होगा, पहली चीज। दोस्तों दूसरी बात, मैं ये चीज लिख सकता हूं और इसके ऊपर लिख देता हूं कि जो जटिल पर्ण होती है उस जटिल पर्ण में जो कटान होगा वो कहां तक जाएगा? मध्य शिरा तक। कटान जो होगा वो मध्य शिरा तक जाएगा। अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि कटान मध्य शिरा में जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से कटी हुई होंगी तभी वो मध्य शिरा तक पहुंचेगी। बात सही है? अब देखो दोस्तों, अगर मैं जटिल पर्ण की बात करूं तो दो प्रकार की होती है ये, जिसमें एक जटिल पर्ण होते हैं उसे हम बोलते हैं पिच्छकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिन्नेट। तो या तो आप पिन्नेट बोल दो या फिर आप पिचकी बोल दो, बात एक ही है। दोस्तों जो पिचकी होती है इसको आगे आप कई भागों में विभक्त कर देते हो, तो मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ। जो पहला होता है उसे हम बोलते हैं एक पिचकी, अगला जो है वो है द्विपिच्छकी, त्रिपिच्छकी और बहुपिच्छकी। द्विपिच्छकी, त्रिपिच्छकी और जो अगला है वो क्या है? वो है बहुपिच्छकी। दोस्तों इंग्लिश में नाम देख लेते हैं। सबसे पहले एक पिच्छकी को हम बोलते हैं यूनिपिन्नेट, दूसरा होता है बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट एंड मल्टीपिन्नेट। दोस्तों यूनिपिन्नेट क्या होगा? एक पिच्छकी का मतलब होगा अगर मान लीजिए ऐसा है तना, ठीक है, दिख रहा है आप सबको? तो यहां पर इस तरीके से अगर मान लीजिए मैं ऐसे लगाता हूं तो दोस्तों ये है एक पिच्छकी, ठीक है भाई। उदाहरण इसका याद रखिएगा, उदाहरण है अमलतास। तो एक पिच्छकी का उदाहरण क्या है? अमलतास। दोस्तों द्विपिच्छकी में क्या होगा? दो होंगे यहाँ पे, इसका मतलब बीच में तो अपन इससे ही बना देते हैं, ये रहा, और यहाँ पर इस तरीके से दो शाखाएं बना दीजिए ऐसे, और कुछ इस टाइप से। दोस्तों द्विपिच्छकी का उदाहरण याद रखिएगा, बबूल, और एक और है जिसका नाम है छुई मुई। जानते होंगे आप छुई मुई, तो देखा भी होगा आप में कईयों ने। छुई मुई होता है जिसको छूते हैं ना तो उसकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर एक अलग ही प्रकार का क्रम पाया जाता है, और ये एग्जाम्पल तो हम कई जगह पे पढ़ते भी हैं। जब हम पादप के अंदर रिस्पॉन्स की बात करते हैं तब हम उसके अंदर छुई मुई की बात भी करते हैं। बात क्लियर? अगली चीज़ दोस्तों त्रिपिच्छकी।
थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कुछ इस तरीके से बना दीजिएगा, ऐसे। दोस्तों, इसका उदाहरण थोड़ा सा अलग है, मोरिंगा। अगला बहुपिच्छकी, मतलब बहुत सारे पिच्छक पाए जाते हैं। पता है, ये तो आप आसानी से देख सकते हो। किस किस में आपने देखा है? गाजर या फिर धनिया। तो गाजर या धनिया में आपको क्या मिलेगा? बहुपिच्छकी। यहाँ तक दोस्तों मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहली चीज़ तो हमने पढ़ गई पिच्छकी। जो दूसरी बात होती है वो होती है हस्ताकार। हस्ताकार का मतलब होगा जो कटान होगा वो पर्णवृंत के मध्य तक जाएगा, सॉरी शीर्ष तक। दोस्तों, हस्ताकार को आप आगे कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हो एक पर्णकी, एक पर्णकी में सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है किस चीज का है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक पर्णकी में है आपके पास नींबू का। तो नींबू एक उदाहरण है इसका। और नींबू की पत्ती ना अगर आपने देखी होगी तो देखो कुछ इस प्रकार की होगी। नहीं देखी तो आज देख लेना। इसे हम बोलते हैं एक पर्णकी। अगली जो दूसरा होता है सेकंड, उसे हम बोलते हैं द्विपर्णकी। मतलब यहाँ पे दो पर्णक होंगे। मतलब देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, उदाहरण याद रखना, बहुनिया। बहुनिया किसका उदाहरण है? द्विपर्णकी का। अगली जो चीज है उसका नाम है त्रिपर्णकी। बीजपत्र और मेथी अगर आपने देखा होगा तो उसका ही उदाहरण है। और कैसे मिलेगी आपको पत्ती? तो उदाहरण याद रखिएगा, बीजपत्र और मेथी। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं चतुर्पर्णकी। दोस्तों, मार्सिलिया एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चार पर्णक पाए जाते हैं। उदाहरण क्या है? मार्सिलिया। और लास्ट कौन सा हो जाएगा? बहुपर्णकी, जहां पे एक से ज्यादा पर्णक पाए जाते हैं। उदाहरण है इसका चंपा। कहाँ से कहानी स्टार्ट की थी अपन ने कहानी स्टार्ट की थी पिच्छकी से और हस्ताकार से, ठीक है। बाद में हम कहाँ पे गए थे? हम गए थे बाद में यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट और मल्टीपिन्नेट। और फिर हमने बात की थी इनकी। अब जरा समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि संरचना के आधार पर जो पत्तियां हैं वो दो प्रकार की होगी। संरचना मतलब आखिर उनकी संरचना कैसी है, उसके आधार पे आप लोग पत्तियों को दो भागों में विभक्त कर दोगे। दोस्तों, एक पत्ती तो वो होगी जिन पत्तियों में आप लोग कहते हो कि सरल पर्ण। सरल पर्ण का मतलब होता है सिंपल लीफ। और अगर आपसे कभी कोई पूछे सरल पर्ण क्या होता है तो आप बोलेंगे जो फलक होता है ना, पर्ण फलक, वो पूरा हो, कहीं से भी कटा हुआ नहीं हो। अगर ऐसे कटा हुआ होगा तो वो सरल पर्ण नहीं है। वो कौन सी पर्ण है? जटिल पर्ण। अगर आपको सरल पर्ण में कटान मिल भी जाए तो दोस्तों वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचना चाहिए, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच तक नहीं पहुंचना चाहिए। तभी तो वो कौन सी पर्ण है? सरल पर्ण।
बात क्लियर? दोस्तों सरलपन को आप देखते हो तो उदाहरण में पीपल, बरगद, सरसों और गुड़हल ये उदाहरण है सरलपन के और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगली जो चीज़ होती है उसका नाम होता है जटिल पर्ण। दोस्तों जटिल पर्ण का मतलब क्या होता है? ऐसी पर्ण जो जिसमें पर्णफलक पूर्ण नहीं हो, मतलब कटा फटा हो। तो यहाँ पे ये बात याद रखना, जो पर्णफलक है वो कैसा होगा? कटा फटा मिलेगा आपको। बात सही है दोस्तों। इसके आधार पर हम जटिल पर्ण को दो भागों में बांट देते हैं। जो पहला भाग होता है उस भाग को हम बोलते हैं पिच्छकी। दोस्तों बायोलॉजी में ना वर्ड्स थोड़े से ऐसे ही हैं, तो अगर आप पिच्छकी याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो पिच्छकी से ज़्यादा अच्छा वर्ड है पिन्नेट। तो एक तो होता है पिन्नेट लीफ। पिन्नेट लीफ क्या होती है? तो पिच्छकी के अंदर सबसे बड़ी जो खास बात होती है वो होती है, ये कई सारे टाइप की हो सकती है। एक पिच्छकी, द्विपिच्छकी, त्रिपिच्छकी या बहुपिच्छकी। एक पिच्छकी का मतलब पिच्छक एक होगा, द्विपिच्छकी का मतलब पिच्छक दो होंगे, त्रिपिच्छकी का मतलब पिच्छक तीन होंगे और बहुपिच्छकी का मतलब पिच्छक एक तीन से ज्यादा होंगे। एक पिच्छकी का उदाहरण है अमलतास, द्विपिच्छकी का उदाहरण है बबूल, त्रिपिच्छकी का उदाहरण है मोरिंगा और बहुपिच्छकी का उदाहरण है गाजर और धनिया। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है छुई मुई के बारे में भी, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये द्विपिच्छकी का, तो प्लीज इसे याद रखिएगा। अगली चीज होती है जटिल पर्ण। जटिल पर्ण वो पर्ण होगी जिसके अंदर जो आप कटान करते हो वो मध्य शिरा तक जाएगा, यानी कि पत्तियां जनरली कटी फटी मिलेगी। ये आप इनमें से किसी का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको हर जगह मिल जाएगा। जटिल पर्ण में जो हम डिवाइड करते हैं उसमें पिच्छकी हो गया और दूसरा हो गया आस्थाकार। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ तक की सारी बातें लगभग आप में से जितने भी बच्चे हैं उन सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हम लोगों ने अभी इस पूरे के पूरे लेक्चर में ये बात देखी है कि आखिर संरचना के हिसाब से जो पर्ण होती है वो कितने प्रकार की होती है। सरल और जटिल पर्ण की जब संरचना का हमने अध्ययन किया तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता लग गई कि जो पर्ण हैं वो संरचना रूप से स्पष्ट हो गई, विशिष्ट होती है वो। उनका कटान कैसा है, मध्य पर्णिका पे कटान कैसा है, ये चीज़ ऐसी होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ जो इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है, इन्हीं चीज़ों की वजह से हम लोग इस पूरी संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों एग्ज़ाम में डायरेक्टली जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इसी चीज़ पे पूछा जाता है, यानी कि एग्जाम्पल्स। जितने भी उदाहरण आपको मैं लिखवा रहा हूँ लगभग वो सारे ही उदाहरण आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनको मैं इम्पॉर्टेंट बोलता हूँ। प्लीज़ आप उनको मार्क कर लीजिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। दोस्तों अब जैसा कि हमने यहाँ तक देखा कि हमारे पास जो प्रोसेस था उस प्रोसेस में कितने प्रकार की पर्ण थी। अब मेरे प्यारे साथियों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर पर्ण फलक का रूपांतरण कितने प्रकार से हो सकता है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ लैमिना। तो लैमिना का मॉडिफिकेशन कितने टाइप से हो सकता है उसको देखेंगे। दोस्तों कई बार एक एग्जांपल आता है जिसे हम बोलते हैं घटपादप या हम बोलते हैं पर्ण घट। दोस्तों इसमें एक बात याद रखिएगा, जो पर्ण फलक है उसकी आकृति घड़े के समान हो जाएगी। मतलब अगर हम बात करें तो इसका उदाहरण हो सकता है घटपादप। घड़ा देखा है आपने, तो घड़े की तरह से जो संरचना है वो संरचना आपको इसकी भी दिखेगी, और जो घड़े के समान जो संरचना दिखेगी इसलिए हमने उसका नाम क्या रख दिया, घटपादप। अगली जो दूसरी बात आती है वो क्या होती है, सेकंड। तो इसको हम ए कर देते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं बी पर। दोस्तों बी है पर्ण गुब्बारा। इसमें जो पत्ती है उसमें पर्ण फलक किसके समान हो जाएगा, गुब्बारे के समान।
बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। गुब्बारे के समान जो संरचना होगी वो भी आपको पता है। देखो, अब मतलब अगर ऐसा कोई भी प्लांट है तो इसमें इस प्रकार से एक संरचना बन जाएगी जो गुब्बारे के समान है। दोस्तों, यूट्रिकुलेरिया इसका क्या है? उदाहरण। और जो तीसरा प्रकार है वो तीसरा प्रकार कौन सा है देखिएगा, पार्ट नंबर सी, जिसे हम बोलते हैं पर्णप्रतान। इसका मतलब जो पर्णफलक है वो प्रतान में क्या हो जाएगा? रूपांतरित। उदाहरण दोस्तों, जंगली मटर। उदाहरण जंगली मटर। डायग्राम बनाना चाहे तो ऐसा बना सकते हैं, इसको प्रतान बोलते हैं। दोस्तों एक बात और लिखिएगा, कई बार जो शीर्ष पर्णक होता है वह प्रतान के रूप में रूपांतरित हो जाता है। उदाहरण याद रखिएगा इसका भी, मीठी मटर, और कैसे होगा ये? जैसे मान लो यहाँ पे आपको पर्ण मिल रही है तो जो ऊपर वाला भाग है ये आपको इस तरीके से ऐसे मिलेगा प्रतान के रूप में। दोस्तों डायग्राम में जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की संरचनाएं मिल रही है। ये अलग अलग प्रकार की जो संरचना जो हम पर्ण की बनाते हैं ये एक्चुअली रूपांतरण है किसके रूप में? पर्ण फलक के लिए। हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि सभी पादपों में जो पर्ण फलक होगा वो एक जैसा तो मिलेगा नहीं, तो पादप से पादप में जो पर्ण फलक होती है उनकी संरचना भी भिन्न भिन्न होती है। जब हम इस प्रकार की संरचना की बात करते हैं तो हम यहाँ पे 4 प्रकार के पर्ण फलक का रूपांतरण पढ़ते हैं, जिनमें एक होता है पर्णघट, एक ऐसे प्रकार का रूपांतरण जिसमें पर्ण फलक घड़े के आकृति को ले लेता है। उदाहरण याद रखिएगा, घटपादप। घड़े की आकृति है तो नाम भी इसका क्या रह गया? घटपादप। अगली चीज़ दोस्तों उसका नाम होता है पर्ण गुब्बारा, यानी कि जो पर्ण फलक है वो गुब्बारे के समान संरचना बना लेगा। दिख रहा है आपको? एग्जाम्पल याद रखिएगा, यूट्रिकुलेरिया। अगली चीज़ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अगली चीज़ होती है पर्णप्रतान। पर्णप्रतान का मतलब जो पर्ण फलक है वो प्रतान के रूप में आ जाएगा, एग्जाम्पल जंगली मटर। और अगली चीज़ जो शीर्ष होगा वो प्रतान के रूप में आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल है मीठी मटर। तो दोनों के उदाहरण में प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, एक में जंगली मटर एग्जाम्पल है, एक में मीठी मटर एग्जाम्पल है। अगर शीर्ष की बात करेंगे तो मीठा मटर आएगा, ठीक है। ये तो चीज़ है दोस्तों यहाँ तक की। अगली दोस्तों अगर हम यहाँ तक की बात करते हैं तो एक चीज़ हम और पढ़ते हैं जिसका नाम है पर्ण विन्यास। बात सही है। अगली चीज़ क्या है? पर्ण विन्यास। दोस्तों पर्ण विन्यास का मतलब होता है तने पर जो पर्ण की व्यवस्था हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? पर्ण विन्यास। आप आगे एक टर्म और पढ़ेंगे जिसका नाम है पुष्प विन्यास। तो आप क्या पढ़ेंगे? पुष्प विन्यास क्या होता है? पुष्प विन्यास होता है कि जो पुष्प का क्रम होगा उसे हम बोलेंगे पुष्प विन्यास, जो पर्ण का क्रम है उसे हम क्या बोलेंगे? पर्ण विन्यास। तो दो चीज़ें अलग अलग है, प्लीज़ दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक पर्ण विन्यास है, एक पुष्प विन्यास है। अब जो पहला आता है इसमें
वो आता है एकांतर। दोस्तों एकांतर का मतलब है कुछ इस प्रकार से, और मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं, उदाहरण भैया बहुत जरूरी है, तो इसका उदाहरण सरसों, गुड़हल और सूरजमुखी। वही सूरजमुखी जो सूरज की प्रकाश की तरफ अपना मुंह करता है ना, वही सूरजमुखी। ठीक है, अगली बात बी, उसका नाम है विपरीत। विपरीत का मतलब हो गया दोस्तों ये, उदाहरण क्या है, उदाहरण है अमरूद। और दोस्तों तीसरा है थर्ड, उसका नाम है चक्रित। तो प्रत्येक पर्व संधि पे 2 से ज्यादा पत्तियां होंगी। इसमें डायग्राम से ही समझ जाओगे आप। एग्जाम्पल याद रखिएगा, कनेर जिसे हम नीरियम भी कहते हैं, और एक होता है एल सटोनिया। एल सटोनिया जो सट्टा लगाता है, उसका नाम हो गया एल सटोनिया। तो ये हो गया चक्रित, इससे पहले एक है विपरीत, विपरीत से पहले एक है एकांतर। सबके उदाहरण और सबके डायग्राम आपके सामने हैं। सो यहाँ तक कि हमने जो बात की थी, जरा उस बात को मैं एक बार आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ। हम लोगों ने जिस टॉपिक के बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस किया, वो टॉपिक क्या है दोस्तों? वो टॉपिक आपसे ये बात कहता है कि जो आपके पास पत्तियां हैं, उन पत्तियों में रूपांतरण यानी कि पर्णफलक का रूपांतरण आखिर किस तरीके से होगा। अगर हम पर्णफलक की बात करें तो पर्णफलक का रूपांतरण यहाँ पे पर्णघट के रूप में, पर्ण गुब्बारा के रूप में और पर्ण प्रतान के रूप में हो सकता है। अगर घड़े के समान संरचनाएं तो पर्णघट, जिसका एग्जाम्पल है घटपादप। अगर संरचनाएं थोड़ी सी अलग, इसका मतलब संरचना है गुब्बारे के समान, तो उदाहरण है उसका यूट्रिकुलेरिया। और वहीं तीसरी जगह अगर वहाँ पे संरचना प्रतान के रूप में है, तो आपके पास यहाँ पे भी जंगली मटर और मीठी मटर के 2 उदाहरण हैं। मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम देखो, जंगली मटर का आपके काम का नहीं है, मगर मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम याद रखेगा, लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस ये एग्जाम्पल है, वैज्ञानिक नाम है मीठी मटर का। अगली चीज दोस्तों, पर्ण विन्यास। तने पर आखिर किस प्रकार से जो पत्तियां हैं उनका अरेंजमेंट होता है, उसे ही हम बोलते हैं पर्ण विन्यास। और पर्ण विन्यास अलग अलग प्रकार का हो सकता है। 3 प्रकार के पर्ण विन्यास मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें है एक तो एकांतर, दूसरा है विपरीत और तीसरा है चक्रित। एकांतर में आमने सामने दिख रहा है, विपरीत में ऐसा और चक्रित में, मगर एकांतर में याद रखना एक के आमने सामने नहीं होगा, एक इस साइड तो एक इस साइड, एक इस साइड तो एक इस साइड, ऐसा। और तीसरा होता है चक्रित। चक्रित का एग्जाम्पल है कनेर। यहाँ पे तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है एकांतर के। सो एकांतर के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। जो चीज़ याद रखने की बोलता हूँ वो तो मतलब ये मान लो काम की चीज़ तो बहुत ही है वो, ठीक है, उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक की बात में मेरे किसी भी दोस्त को कोई भी दिक्कत तो लग रहा होगा ना कि पर्ण 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 सर बहुत ज़्यादा हो गया, और एक छोटा सा टॉपिक बच रहा, बस एक छोटा सा उत्पत्ति के आधार पर बस पर्ण कर लेंगे, बस हो जाएगा। आपको इतना ही पढ़ना है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इतना ही पढ़ना है, एज इट इज़ पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक नोट करिएगा, फिर आगे चलेंगे। डन ना दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर अच्छे से। अब दोस्तों, अब लास्ट चीज़ में हम बता रहे हैं जो है उत्पत्ति के आधार पर पर्ण। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर पर्ण। उत्पत्ति का मतलब होता है ओरिजिन, आखिर वो कहाँ से पैदा हो रही है। पता है, आप लोग जब पूरी की पूरी चीज़ पढ़ रहे हो तो इसमें ना आप लोग एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से देख सकते हो। अगर आप में से कोई भी बच्चा जो भी मुझे सुन रहा है, जो मुझे देख रहा है, अगर वो बच्चा गांव में रहता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए बहुत आसान है चीज़ों को समझना। अपने आसपास आपके पास वो सभी पत्तियां होंगी, पर्ण होगी, जिनके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो उन पर्ण की संरचना को देखना और उसमें एज इट इज़ देखना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ उसमें है या नहीं है।
आपको लगभग उसमें सब कुछ मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सब कुछ। आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायग्राम को, और सबसे बड़ी चीज़, बायोलॉजी सबसे ज़्यादा स्पेशल इसलिए हो जाती है, मजबूत तब हो जाती है जब आप उदाहरण के हिसाब से चीज़ों को पढ़ते हो, जब आप एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करते हो। और अगर आप प्रयोग कर सकते हो तो फिर बहुत ही अच्छा है, तो फिर आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा इन सब चीज़ों को। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, उत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों 3 प्रकार की होती है ये। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। 1, 2 और 3। दोस्तों पहला होता है जिसे हम बोलते हैं मूलज, दूसरा होता है स्तंभिक, और तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं शाखित या शाखीय। जो जड़ से निकलेगी उसे हम बोलेंगे मूलज, यानी कि ये किससे निकलती है? जड़ के पास से। आप में से जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनमें से आई थिंक किसी को तो कुछ समझ में आया होगा कि मूलज उन्होंने कभी देखी थी क्या? जड़ के पास से पत्तियां निकलती है। मूली और गाजर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इसका उदाहरण याद रखिएगा। मूली और गाजर। दोस्तों कुछ होता है स्तंभिक। स्तंभिक का मतलब जो सीधे ही तने से निकलती है। तो स्तंभिक का मतलब सीधे तने से। उदाहरण मक्का, ज्वार और बाजरा। आप देख सकते हैं उदाहरण में। उदाहरण है मक्का, ज्वार और बाजरा। अगला होता है शाखीय, मतलब शाखाओं से। जितने भी वृक्षीय पौधा आपको दिखते हैं, शीशम वगैरह जो भी, सब में शाखाओं से निकलते हैं। तो इसमें कहां से निकलता है? इसमें निकलते हैं शाखाओं से। और उदाहरण क्या हो सकता है? वृक्षीय पादप। दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए याद करनी है आपको, और मैं आपको शुरू से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ एग्जाम्पल्स। जब एग्जाम्पल्स मैं याद कर सकता हूँ तो आपको भी हो सकते हैं। और जब एग्जाम्पल इस तरीके से हम रे डायग्राम के थ्रू याद करेंगे, एक के बाद एक तो इन्हीं चीज़ों को मैं पैराग्राफ से लिखवाऊँ तो पढ़ने में बायोलॉजी कुछ टिपिकल लगती है। मगर अगर इन्हीं चीज़ों को लिखवाया जाए एक इस तरीके से कि आप लोग रे डायग्राम में इन सब चीज़ों को समझ लें, तो समझना और समझाना दोनों ही आसान हो जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर जो पर्ण होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है मूलज, जो मूल के पास से निकलेगी। एक होगी वृंतीय, मतलब स्तंभीय, जो सीधा तने से निकलेगी। एक होगी शाखाई, जो शाखाओं से निकलती है। तो ये 3 प्रकार की पर्ण होती है, पत्तियां होती हैं, जो उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने क्या किए? विभाजित। गॉट इज? अच्छे से ये पत्ती हो गई। सबसे बड़ी चीज़ अगर पत्ती की देखते हो ना, तो देखो वो चीज़ तो होती है प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण तो पत्तियां ही करती है और कोई नहीं करता। पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण जो होता है वो होता है ग्लूकोज के रूप में। याद रखिएगा 3 लाइन। भोजन का निर्माण होगा ग्लूकोज के रूप में, भोजन का एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण होगा सुक्रोज के रूप में, और भोजन को संचित या संग्रहित या संग्रहण किया जाएगा स्टार्च के रूप में। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है बस। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पेड़ पौधे ही करते हैं, और पेड़ पौधों में भी पत्तियां करने का काम ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पत्तियों के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं पर्णहरित, हरित लवक। हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है, जिससे पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये तो इतनी विशेषता केवल बनाने की थी, मगर अगर संरचना के हिसाब से देखें तो हमने लगभग सभी संरचना किस तरीके से पाई जाती हैं, हमने उन सभी तरीके के भागों प्रकारों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। सो मेरे हिसाब से यहाँ तक के पॉइंट में किसी भी मेरे दोस्त को, किसी भी मेरे अच्छे से साथी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से पढ़िएगा इसको, एज इट इज़ नोट करिएगा अपनी नोटबुक में। गॉट दिस? अच्छे से खोपड़ी में बैठ गई ना भैया बात? ठीक है भाई, नोट करिएगा। सो साथियों, यहाँ तक हम लोगों ने पर्ण वाली संरचना पूरी की। अब जरा दोस्तों आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और अच्छा हो, आप लोगों में आत्मविश्वास थोड़ा सा और अच्छा है,
उसके लिए मेरा एक छोटा सा ट्राई है यहाँ पे कि मैं पिछले साल में आए हुए कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि उनमें से कितने क्वेश्चन आप सभी लोग कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन बोलता हूँ और आई थिंक आंसर आ ही जाएगा। पहली चीज़ दोस्तों, मूली किस प्रकार की, मतलब किसका उदाहरण है, किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है मूली? पता होगा आपको आंसर? बिल्कुल, आंसर है तर्कु रूपी मूल। अगला एक क्वेश्चन है कि ऐसी जड़ें जिनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, उसके अंदर कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? बिल्कुल सही है, राइजोबियम। बहुत बढ़िया। दो प्रकार के जीन होते हैं, निफ जीन और नोड जीन, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। अगली चीज दोस्तों, जड़ों में जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का रूपांतरण होगा तो ऐसी स्थिति में मूल कैसी होती है? तर्कु रूपी, कुंभी रूपी, शंकु रूपी या ग्रंथिल? बिल्कुल सही है, आंसर है इसमें ग्रंथिल। आपको बोला था ग्रंथिका बन जाती है, जिसे हम नोड्यूल बोलते हैं, तो ग्रंथिका को हम क्या बोलते हैं? नोड्यूल। बस वही बात है। अगली चीज दोस्तों, अगला है तना किससे विकसित होता है? ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, प्रांकुर से। याद होगा आपको, जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपसे बोला था कि एक तो प्रांकुर होता है और एक मूलांकुर होता है। ऐसे बनाया था बीज, ऊपर बोला था ये तो क्या है? प्रांकुर, और ये क्या है? मूलांकुर। और ये बीजपत्र, ये है द्विबीजपत्री बीज, क्योंकि इसमें बीजपत्र की संख्या 2 है। अगर बीजपत्र की संख्या 1 होती तो बीज कौन सा होता? एक बीजपत्री। तो द्विबीजपत्री में याद रखे ना, भविष्य का तना कहां से बनेगा? प्रांकुर से। भविष्य की जड़ कहां से बनेगी? मूलांकुर से। बहुत बढ़िया। अगला दोस्तों, में इसमें एक चीज पूछी गई है, जो मैंने आपको एक चोर वाली कहानी सुनाई थी, याद है? चोर दौड़ रहा है, कुछ चुरा लाया, फिर कुछ पी लिया, याद आ गया होगा? बिल्कुल सही। अब इसमें यह पूछा गया है कि भुस्तारिका किस प्रकार, भुस्तारिका किस में पाई जाती है? यानी कि ऑफसेट। बिल्कुल सही है, जलकुंभी, इकॉर्निया में। क्या बात है। अगली चीज दोस्तों, पत्ती का चौड़ा भाग कौन सा होता है? बताइएगा जरा जी। तो पत्ती का चौड़ा भाग कौन सा होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक है पर्णधार, एक है पर्णवृंत, एक है पर्णफलक और एक है सभी पर्णफलक। बिल्कुल सही। अगला, ग्रंथिल मूल किसमें उपस्थित होती है? क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएमटी में। ग्रंथिल मूल, मटर। मटर कौन से कुल का है? लेग्यूमिनेसी। बिल्कुल सही। अगला, प्याज में जो फूली हुई संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं? सॉरी, बल्ब। अगली चीज, समानांतर शिराविन्यास एक बीजपत्री में पाया जाता है। उदाहरण याद है किसी को? घास। बिल्कुल। अगली बात, द्विबीजपत्री पादप, अपवाद स्वरूप जिसमें समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है, लिखवाया था आपको। एक बीजपत्री का अपवाद भी और द्विबीजपत्री का अपवाद भी। बिल्कुल सही है दोस्तों, कैलोफाइलम। दोस्तों अगला क्वेश्चन एक और आया कि बरगद की मूल किस तरीके का कार्य करती है? क्या काम होता है बरगद की मूल का? बिल्कुल सही है दोस्तों, बड़े बड़े वृक्षों को आदान प्रदान करने का। अगला है मूसला मूल वृद्धि करती है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, विपरीत दिशा में? दिशा में। ऐसी मूल कौन सी होती है जो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं? न्यूमेटोफोर। क्या बात है भैया, बहुत ही बढ़िया। सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? विक्टोरिया की। किसकी होती है? विक्टोरिया। विक्टोरिया की सबसे बड़ी पत्ती पाई जाती है, हमेशा मानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ उदाहरण थे जो आपको ये बताने के लिए थे कि देखा जाए तो बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी चीज़ है। जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली आपको यहीं से ही निकलेंगे। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि आप लोग डायग्राम के साथ साथ ये चीज़ ज़रूर देखें कि किसी भी चीज़ का उदाहरण क्या है। अगर आप लोगों ने उदाहरण को बहुत ही अच्छे से समझ लिया या फिर पढ़ लिया तो फिर आगे कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं। ट्रस्ट मी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब जो हम आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है पुष्प। मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन आज पुष्प के बारे में दे रहा हूँ, फिर हम इसको चालू करेंगे। दोस्तों पादप के अंदर जो पुष्प होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब निषेचन की अभिक्रिया होती है। याद रखिएगा, अगर कभी भी बीज बन रहा है तो वो बनेगा पुष्प से। पुष्प एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको पादप की तरफ आकर्षित करता है। तो जैसे आप आकर्षित होते हो ऐसे ही कोई भी और भी जीव पादप की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित।
कई बार ऐसा होता है कि कुछ पादपों में जो पुष्प होते हैं वो हमेशा या हर साल में खिले हुए रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो पादप में जो पुष्प होंगे वो हमेशा नहीं, कोई सीजन के टाइम ही खिले हुए रहेंगे। अगर हम पुष्प की बात करें तो पुष्प बहुत ही विशिष्ट है जनन के लिए। बीज का निर्माण भी पुष्प ही करता है। फल का निर्माण भी देखा जाए तो आगे जाके इसी चीज़ से होगा। अगर हम पुष्प की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि पुष्प 2 प्रकार से, मतलब इनफैक्ट 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो ऐसे पुष्प जिसमें केवल नर ही नर उपस्थित हो, मादा नहीं हो, या फिर ऐसे पुष्प जिसमें मादा हो नर नहीं हो, या फिर ऐसे पुष्प जिसमें दोनों हो, नर भी और मादा भी। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग कैटेगरी के पुष्प हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पत्ती के बारे में, मूल के बारे में, तने के बारे में बात की थी अच्छे से, ऐसे ही डिटेल में अब हम लोग बात करेंगे पुष्प के लिए बात। हम लोग देखेंगे कि आखिर पुष्प किस तरीके का होता है, आखिर कैसे पुष्प की संरचना होती है, कौन कौन से दल, ब्रायदल, पुमंग, स्त्री केसर नाम सुने होंगे आपने। ये आखिर सारी संरचना क्या होती है, ब्रायदल दल क्या होता है, ये सब कुछ आखिर किस तरीके से पुष्प के अंदर जो पुष्प क्रम होता है वो होता है, कितने प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, बीजांड या फिर किसी भी तरीके का अरेंजमेंट क्या होता है। याद रखिएगा, चुन चुन के एक एक चीज़ छोड़ना तो भैया किसी को भी नहीं है। तो चुन चुन के एक एक चीज़ को कंप्लीट करना है हमें, बस दैट्स इट। यही तो हमारा एम है। हमें जितनी भी चीज़ें हैं उनको बस अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है भाई। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक होने वाला है वो है पुष्प। तो सब तैयार रहिएगा, यहाँ तक प्लीज़ इसको कंप्लीट करिएगा। कोई भी डाउट हो किसी तरीके का भी तो आप लोग पूछ सकते हैं। गॉट दिस 100%। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।